आप सभी का स्वागत है Z2F के डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर। और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के इस रिकॉल सेशन के अंदर हम लेकर के आए हैं कुछ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के प्रश्न और इलेक्ट्रोलाइट्स के प्रश्न, जो कि आपको नॉरसेट 9 के प्री एग्जाम के अंदर देखने को मिले। जो प्रश्न है वह है, उनकी लैंग्वेज कुछ थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन हमारा उद्देश्य यही है कि सब ये जो प्रश्न है ये आपको यूट्यूब सेशंस के अंदर और जो हमारा एमसीक्यू बैच है, जो हमारी ऑफलाइन क्लासेज है, यहाँ पर करवाए गए हैं। तो आप इन प्रश्नों को देखिए और आप उनको आंसर देने की कोशिश कीजिए कि क्या इनके आंसर हो सकते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत है, विच पिल्स विच पिल्स गिवन वीकली विच पिल्स गिवन वीकली कि सब आपसे एक प्रश्न पूछा गया कि वीकली पिल कौन सी दी जा सकती है। अब जो ज्यादातर बच्चों के मैसेज हैं, उन मैसेज के अंदर इसको नाम दिया गया छाया एंड सहेली। ये दो प्रश्न तो आपने सबने सही कर दिए कि सब माला एन एंड माला डी नहीं है। ऑप्शन आते हैं दो, छाया एंड सहेली। तो आपको ही पता होना चाहिए। देखिए प्रश्न करवाया गया है कि सेंट क्रोमन या छाया को किस तरीके से डिस्क्राइब किया जाता है। तो छाया आजकल जो नाम है वह छाया है। जो सहेली है ये ओल्डर नेम था। सहेली क्या है? ओल्डर नेम है, पुराना नाम है। सहेली नहीं आती। आजकल जो गवर्नमेंट का नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम है वहां पर यह किस नाम से आती है? छाया के नाम से आती है। इसमें जो साल्ट आता है वह ओरमेलोक्सिफेन होता है। यह नॉन स्टेरॉइडल नॉन हार्मोनल टैबलेट होती है। और यह जो है वह शुरुआती 3 महीने में वह सप्ताह में 2 बार लेनी होती है, बाई वीकली लेनी होती है। देन उसके बाद यह वीकली टैबलेट ली जाती है। तो कौन सी पिल वीकली दी जाती है? तो आप बताएंगे कि एग्जैक्ट आंसर, अगर आपका प्रश्न यही था तो सहेली इज नॉट करेक्ट, मोर करेक्ट आंसर इज छाया। तो पहला प्रश्न आपके समझ में आया होगा। तो देखिए प्रश्न आपको करवाया गया है और ये स्लाइड दिखाने का उद्देश्य भी यही है कि हमने आपको इनकी लैंग्वेज ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन आपको इस एरिया से संबंधित प्रश्न करवाए गए हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन कौन सी होगी? तो डीपीटी होगी, एमएमआर होगी। दो ऑप्शन हमारे पास मिले नहीं, लेकिन आप सबको पता है कि जब एमएमआर ऑप्शन में दे दिया तो चाहे आपसे सिंगल मीजल्स कहता, चाहे आपसे मीजल्स रूबेला कहता, चाहे आपसे मीजल्स मम्स रूबेला कहता, चाहे आपसे ऑप्शन में दिया जाता मीजल्स मम्स रूबेला वेरिसेला, तो आंसर हो गया ये। लाइव वैक्सीन कौन कौन सी होती है? तो आपको बताया गया कि बीसीजी, ओपीवी, येलो फीवर, चिकन पॉक्स, रूबेला, ये सारी लाइव वैक्सीन होती है। और ये प्रश्न आपसे हूबहू करवाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को क्या होगा? तो आपको मैंने ये बताया है कि सब जो हमारे यूएन से चालू होने वाले, समस्त यूएन से चालू होने वाली एजेंसियां हैं, उन एजेंसीज के हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में होते हैं। कहाँ होते हैं? तो आप कहेंगे यूएन से स्टार्ट होने वाले सभी सभी जो एजेंसीज है उनके हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में होते हैं। जैसे हम बात करें चाहे यूएनडीपी की, चाहे हम बात करें यूएनएफपीए की, चाहे हम बात करें किसी और किसी यूएन से स्टार्ट होने वाले की, लेकिन दो चीजों के आपको नाम ध्यान रखने होते हैं। यूएन एड्स, जो यूएन एड्स है, एड्स का जो एड्स की जो यूएन एजेंसी है, इसका जो हेडक्वार्टर है ये कहां पर है? तो आप कहेंगे जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। और दूसरा हेडक्वार्टर आपको ध्यान रखना होता है जो होता यूएन से ही चालू है, यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो आपको बताना होता है पेरिस के अंदर इसका हेडक्वार्टर होता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये प्रश्न आपने बिल्कुल सही किया होगा, क्योंकि एक सिंगल लाइनर प्रश्न था और बहुत इजी प्रश्न था। और आपको बताया हुआ है ये हमने कि सब यूएन एड्स का हेडक्वार्टर जिनेवा में है और यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस में है। बाकी यूएनडीपी हो, चाहे यूएनएफपी हो, चाहे हमसे बात पूछ ली जाए यूनिसेफ, तो यूनिसेफ, ये सब यूएन से स्टार्ट होने वाली एजेंसियों के हेडक्वार्टर कहां पर है? तो आपको बताएंगे कि सब न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि सब रोटा वायरस वैक्सीन की डोज। अब यह जो रोटा वायरस वैक्सीन की डोज है, यह रोटा वायरस, आपसे एग्जैक्ट क्या प्रश्न पूछा गया? तो आपको ध्यान रखना है, मैं बताता हूं कि सब रोटा की दो प्रकार की सप्लाई होती है। एक होती है रोटावैक और एक होती है हमारी रोटासेल। जो रोटावैक होती है
इसकी दी जाती है 5 ड्रॉप, और रोटासिल जो है इसको एक बच्चे को हम देते हैं 2 ml। कितनी दी जाती है? 2 ml। तो एग्जैक्ट प्रश्न आपको ही पता होगा, लेकिन आपको समझना है कि सब रोटावैक की हम 5 ड्रॉप देते हैं, रोटासिल के 2 ml देते हैं। एग्जाम में प्रश्न आपका रोटासिल का था या रोटावैक का था, तो ये इसी के हिसाब से आपको आंसर करना था। और ये कौन सी ओपन वायल पॉलिसी को फॉलो करती है, कौन सी ओपन वायल पॉलिसी को फॉलो नहीं करती, और ये आपके सामने देखिए, ये स्लाइड भी हमने लगा रखी है कि रोटासिल की 2 डोज वायल आती है, 4 ml की आती है, एक बच्चे को हम 2 ml देते हैं, और ये ओपन वायल पॉलिसी को फॉलो नहीं करती, इसे डिस्कार्ड करना होता है आफ्टर 4 आवर। रोटावैक जो है 5 डोज वायल आती है, 2.5 ml हम एक बच्चे को पिला, 2.5 ml जो है टोटल 2.5 ml की वायल होती है, और 0.5 ml या 5 बूंद हम एक बच्चे को देते हैं। ये ओपन वायल पॉलिसी को फॉलो करती है। देन नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आया कि सब 6 महीने से 12 महीने के बच्चे को एनर्जी और प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कितनी होगी। तो यह भी आपको समझना था कि सब इसमें भी 2-3 तरीके के ऑप्शन बच्चों ने भेज दिए। तो आप समझिए कि सब अगर 6 महीने से, अगर प्रश्न था आपके 6 महीने से 6 साल का, तो ये प्रश्न पूछना चाह रहा था आपसे आईसीडीएस के बारे में। आईसीडीएस के तहत बच्चों को कितना कैलोरी और कितना प्रोटीन दिया जाता है, तो आप बताएंगे 6 महीने से 6 साल का जो बच्चा होगा इसे आंगनबाड़ी में कितनी कैलोरी दी जाती है। तो आपको बताना है साहब 500 किलो कैलोरी दी जाती है। 6 महीने से 6 साल का यही बच्चा अगर सीवियर माल नरिश न्यूट्रिशन का शिकार है, तो हम इस बच्चे को कितना किलो कैलोरी देंगे। तो जवाब हो जाएगा 800 किलो कैलोरी। और अगर प्रेगनेंसी या लैक्टेटिंग मदर में आईसीडीएस के तहत पूछ ले, तो आप फिर क्या बताएंगे, प्रेगनेंसी एंड लैक्टेटिंग मदर, तो इसको हम देते हैं 600 किलो कैलोरी। तो पहली तो बात हो गई किलो कैलोरी की। दूसरी बात, अगर आपसे प्रोटीन भी पूछा जाए तो आप बताएंगे इसे हम देते हैं 12 से 15 ग्राम प्रोटीन। और ये जो सीवियर मालन्यूट्रिशन का शिकार बच्चा है 6 महीने से 6 साल का, इसे हम 20 ग्राम से 25 ग्राम तक देते हैं। और यह है जो प्रेगनेंसी एंड लैक्टेटिंग वुमन है, इसे प्रोटीन कितना दिया जाता है कि सब 18 से 20 ग्राम प्रोटीन आईसीडीएस के तहत देना होता है। ये लेटेस्ट गाइडलाइन है जो कि आपको मैंने बताई थी। और ये देखिए आपके सामने ये आईसीडीएस की गाइडलाइंस है कि सब कैलोरी कितना और प्रोटीन कितना। 6 महीने से 6 साल के बच्चे को 500 किलो कैलोरी, 12 से 15 ग्राम प्रोटीन। तो हमारे प्रश्न का आंसर इसी, यही अगर प्रश्न था तो इसका आंसर होगा हमारा ये वाला। अगर अगर आपसे हमारे पास कुछ बच्चों ने मैसेज किया कि सब यह मिड डे मील का था, और मिड डे मील का था तो प्रश्न, मिड डे मील का नया नाम है पीएम पोषण, तो आपसे पीएम पोषण या मिड डे मील के नाम से पूछा गया, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि सब अपर जो हमारी प्राइमरी क्लास के बच्चे होते हैं, इन प्राइमरी क्लास के बच्चों को हम 450 किलो कैलोरी देते हैं। कितना किलो कैलोरी देते हैं? 450 किलो कैलोरी। और जो अपर प्राइमरी क्लास के जो बच्चे होते हैं इन्हें हमें देनी होती है लगभग 700 किलो कैलोरी। तो यह कैलोरी हो गई। अगर आपसे प्रोटीन पूछे तो इसे हम 8 से 10 ग्राम 12 ग्राम तक इसे प्रोटीन देते हैं। इसे कितना ग्राम प्रोटीन दिया जाता है? 12 ग्राम तक प्रोटीन दिया जाता है। और इस बच्चे को, अपर प्राइमरी क्लास के बच्चे को हम देते हैं 20 ग्राम प्रोटीन। कितना ग्राम प्रोटीन? तो आप बताएंगे 20 ग्राम प्रोटीन इस बच्चे को दिया जाता है। अगर अगर आपसे कैलोरी और प्रोटीन के अलावा भी पूछ लिया जाता तो आप बताते मिड डे मील के तहत 2/3 ऑफ कैलोरी। कितना डेली कैलोरी रिक्वायरमेंट का? कितना कैलोरी? 2/3 कैलोरी। और डेली प्रोटीन का हाफ ऑफ डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट यह मिड डे मील के द्वारा सप्लाई करनी होती है। तो यही हमारा प्रश्न था और यही हमारा आंसर था। तो एग्जैक्ट प्रश्न अब आप देख लीजिएगा, बाकी दोनों आपको बता रखे थे और दोनों आपको आने चाहिए। अगला प्रश्न आपके सामने है, इस प्रश्न को भी देखिए। और नेक्स्ट प्रश्न से पहले आपके सामने प्रस्तुत है कि एक इंफॉर्मेशन, बिग इंफॉर्मेशन, जो Z2F है, Z2F अपना नया ऑफलाइन बैच लेकर के आ रहा है, जो दिनांक 25 सितंबर को मॉर्निंग में 8 बजे से शुरू होगा। और यह जो हमारे रिकॉल सेशंस हैं, हर सब्जेक्ट के रिकॉल सेशन होंगे, जिसमें हर सब्जेक्ट की फैकल्टी अपने जो भी प्रश्न उनके द्वारा करवाए गए हैं वह सब एग्जाम में देखने को मिले हैं, तो वह अपने संबंधित प्रश्नों को डील करेगी। तो यह रिकॉल सेशन के 2 उद्देश्य होते हैं। एक तो बच्चों को एग्जैक्ट आंसर मिले, दूसरी चीज आप जिस जगह पर पढ़ रहे हो उस संस्था के प्रति आपका विश्वास बना रहे, आप उस संस्था के प्रति और ज्यादा फेथ डेवलप कर पाओ। तो यह रिजल्ट, ये जो एमसीक्यूज है, इनके साथ जो स्लाइड्स लगाई गई है, यह Z2F की सुप्रीमेसी, Z2F की क्वालिटी कंटेंट को प्रदर्शित करती
है, और इसको इससे ज्यादा जेट में आपको और किसी सबूत की आवश्यकता नहीं होगी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि साहब बताइए जी, मानटोक्स टेस्ट किस रूट से लगाया जाता है। तो मानटोक्स टेस्ट जो है इसके बारे में हमने पूरा खाता खोल रखा है कि मानटोक्स टेस्ट इंट्राडर्मल रूट से लगाया जाता है। मानटोक्स टेस्ट को हम प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव टेस्ट कहते हैं। ये 0.1 ml लगाते हैं, फ्लेक्सर सरफेस ऑफ फोरआर्म लगाते हैं, 48 से 96 घंटे में रिजल्ट देखते हैं। आइडियल टाइम जो होता है 72 घंटे होता है। रेडनेस को मीजर किया जाता है, और रेडनेस को मीजर नहीं किया जाता, ओनली स्वेलिंग को मीजर किया जाता है। अगर 5 mm से कम आता है तो हम मानते हैं मानटोक्स टेस्ट नेगेटिव है, 6 से 9 तक आता है तो हम मानते हैं कि मानटोक्स टेस्ट डाउटफुल है, और मोर देन 10 mm आता है तो हम मानेंगे मानटोक्स टेस्ट पॉजिटिव है। तो ये मानटोक्स टेस्ट जो है यह टीबी का एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, जो कम्युनिटी के अंदर टीबी इन्फेक्शन की प्रिवलेंस को चेक करने के लिए किया जाता है। किसके लिए? टीबी इन्फेक्शन यह भी एक प्रश्न है जो कि आपको पता होना चाहिए। ये डिजीज, एक्टिव डिजीज के बारे में नहीं बताता, ये इन्फेक्शन की प्रिवलेंस के बारे में बताता है। तो यह प्रश्न भी आपको करवाया हुआ आया है। नेक्स्ट प्रश्न आया आपके सामने कि जो हमारा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की स्क्रीनिंग, तो आपको ये मैंने प्रोग्राम जो है इसका प्रश्न था कि हमारे देश में एक प्रोग्राम था जिसका नाम था एनपीसीडीसीएस। क्या नाम था इसका? एनपीसीडीएस, नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ, सी का मतलब कैंसर, डी का मतलब डायबिटीज, अगले सी का मतलब है सेरिब्रोवैस्कुलर डिजीज, और अगले एस का मतलब है स्ट्रोक। तो एनपीसीडीसीएस जो हमारे 2010 में आया, इस प्रोग्राम का नाम बदल करके रखा गया नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, एनपीएनसीडी। जो नेशनल प्रोग्राम फॉर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, ये 2023 में कर दिया गया। इसके तहत हम करते हैं जो हमारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की स्क्रीनिंग। तो यह जो स्क्रीनिंग की जाती है, स्क्रीनिंग किस एज से ऊपर वालों की जाती है? तो आपको बताना था इसका आंसर कि सब 30 ईयर से ऊपर वालों की यह स्क्रीनिंग की जाती है। और सेम टू सेम प्रश्न आपके देखिए सामने देखने को मिला कि अंडर एनपीसीडीएस सीडीसीएस विच एज ग्रुप इज टारगेटेड फॉर एनसीडी पॉपुलेशन बेस्ड स्क्रीनिंग। तो आंसर दिया कि सब 30 ईयर से ऊपर वालों की स्क्रीनिंग करवाई जाती है ना। 18 से 30 साल वालों की कौन सी स्क्रीनिंग करवाई जाती है? अपॉर्चुनिस्टिक स्क्रीनिंग का मतलब जब आपके पास पेशेंट आ गया तो आप उसकी स्क्रीनिंग करवाओगे। तो आपसे अगर पॉपुलेशन बेस्ड स्क्रीनिंग पूछा गया तो उसका आंसर होगा 30 ईयर से ऊपर। और अगर आपसे अपॉर्चुनिस्टिक स्क्रीनिंग का प्रश्न पूछा गया तो आप 18 से 30 साल के उसका एग्जैक्ट आंसर होगा। तो यह प्रश्न जो है एनसीडी स्क्रीनिंग, ये आपको पता है कि एनसीडी की स्क्रीनिंग जो है हमारे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे करवाई जाती है। फिर उनको फर्दर कंफर्मेशन के लिए आगे हम सीएससी के ऊपर भेज देते हैं। तो ये एनपीएनसीडी प्रोग्राम का प्रश्न था जो कि आपने निश्चित तौर पर सही कर दिया होगा। आपसे ये पूछ लिया जाता कि एनपीएनसीडी में आजकल नई बीमारियां कौन सी शामिल कर ली गई है, तो आप बताएंगे नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज को इसमें शामिल किया गया है, इसमें सीओपीडी को शामिल किया गया है, इसमें क्रोनिक किडनी डिजीज को भी शामिल कर लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, और यह प्रश्न बच्चों ने जैसा हमारे पास भेजा है कि साहब ये फुल सिनेरियो क्वेश्चन था, और इसमें एक सीन बनाया गया और आपसे पूछा गया कि कौन से पेशेंट को रेड कलर ट्रायाज दिया जाएगा। तो रेड कलर ट्रायाज जो है आप जानते हो कि इसे हम कहते हैं इमरजेंट, और ये हाई प्रायोरिटी वाले पेशेंट को हम देते हैं। अब ये जो पिन पॉइंट प्यूपिल है, आप यूजुअली ओपियोइड पॉइजनिंग के अंदर देखते हो। कार्डियक अरेस्ट विद एब्सेंट पल्स, यह भी रेड के अंदर आता है। बर्न पेशेंट, अब बर्न पेशेंट देखिए, बर्न पेशेंट अगर सीवियर बर्न पेशेंट होता है तो यह रेड कलर के अंदर नहीं आता। और ब्रोंकोस्पाज्म भी हम रेड कलर में ही लेते हैं। तो इसमें प्रश्न मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए था कि सब कौन सा रेड कलर ट्रायाज में नहीं आता, तो आंसर इसका होगा कि बर्न पेशेंट जो सीवियर बर्न होता है, ये बर्न पेशेंट हमारे ब्लैक कलर के अंदर जाते हैं, रेड कलर में नहीं आते। आई बात समझ में? क्योंकि अब आपसे प्रश्न अगर यही सेम टू सेम प्रश्न था कि सब रेड कलर का ट्रायाज हम किसको देंगे, तो मैंने कहा बर्न पेशेंट तो नहीं होगा। पिन पॉइंट प्यूपिल, ओपियोइड पॉइजनिंग, कार्डियक अरेस्ट विद एब्सेंट पल्स एंड सीवियर ब्रोंकोस्पाज्म, ये दोनों के दोनों ही हमारे रेड कलर के अंदर आते हैं। अब आपको दोनों में से एक ही चुनना है, तो ऑलवेज एंड ऑलवेज प्रायोरिटी हमेशा किसको देंगे? हम एयरवे को देंगे, क्योंकि जैसा कि आप जानते हो कि ट्रायाज का मतलब होता है प्रायोरिटाइजेशन, प्राथमिकता निर्धारण करना। और प्राथमिकता निर्धारण में आपको
केवल डिजीज की सीवियरिटी नहीं देखनी होती, क्या देखना होता है डिजीज की सीवियरिटी के साथ साथ, तो आप बताएंगे चांसेज ऑफ सर्वाइवल, बचने की संभावना। अब सीवियर ब्रोंको इस चांसेज ऑफ सर्वाइवल कि साहब उसके बचने की संभावना कितनी है। अब ब्रोंको स्पाज्म अगर आ गया तो हम इसको, अगर हमने ऑक्सीजन लगाया, ऑक्सीजन सपोर्ट से इसको ऑक्सीजन थेरेपी देते ही इसके चांसेस ऑफ सर्वाइवल बढ़ जाएंगे, बजाय कार्डियक अरेस्ट विद एब्सेंट पल्स। मैंने कहा कि यह भी रेड के अंदर आता है और यह भी रेड आता है में आता है, लेकिन आप अगर प्रायोरिटाइजेशन या ट्रायज को ठीक तरीके से समझते हो तो उसमें चांसेज ऑफ सर्वाइवल, सीवियरिटी ऑफ इंजरी के साथ साथ चांसेज ऑफ सर्वाइवल वर्ड भी लिखा हुआ होता है। और चांसेज ऑफ सर्वाइवल किस में ज्यादा होंगे, तो आप बताएंगे सीवियर ब्रोंको स्पाज्म में। क्यों? क्योंकि इसमें जैसे ही आप ऑक्सीजन थेरेपी लगाई, आपने नेबुलाइजेशन करवाया, तो पेशेंट के सर्वाइवल के चांसेज मोर ज्यादा बेटर है, बजाय कार्डियक अरेस्ट विद एब्सेंट पल्स जिसके पेशेंट के पल्स एब्सेंट हो गई और कार्डियक अरेस्ट आया हुआ है। आई बात समझ में? तो आपको यह प्रश्न का आंसर होगा हमारा सीवियर ब्रोंको स्पाज्म। अगर सेम टू सेम प्रश्न था और अगर ये प्रश्न था कि सब कौन सा रेड ट्रायज में नहीं आएगा, तो फिर इसका आंसर हो जाएगा कि सब बर्न पेशेंट रेड ट्रायज के अंदर नहीं आता। अगला प्रश्न आपके सामने आ गया और प्रश्न था सर्विलेंस की डेफिनेशन। और ये जो सर्विलेंस की डेफिनेशन थी, इसके साथ साथ बच्चों ने देखिए ये सर्विलेंस जो है, ये आपको मैं 3 वर्ड, जैसा हमारे पास अलग अलग तरीके के प्रश्न आए कि सब सर्विलेंस, एक आया एपिडेमियोलॉजी, एक एपिडेमियोलॉजी, और तीसरा हमें देखने को मिली रिसर्च। तो अगर सर्विलेंस किसे कहते हैं तो आप बताएंगे सर्विलेंस का मतलब होता है सिस्टमेटिक कलेक्शन ऑफ डेटा, सिस्टमेटिक डेटा कलेक्शन। आपने डेटा कलेक्ट किया, डेटा को एनालाइज किया, डेटा को इंटरप्रेट किया और उस इंटरप्रिटेशन के आधार पे आपने एक्शन लिया, और एक्शन को आपने, एक्शन लेने के बाद अगेन डेटा कलेक्शन किया, तो ऑन गोइंग डेटा कलेक्शन। अगर ऑन गोइंग डेटा कलेक्शन कहा जाता है तो यह होगा सर्विलेंस, कि सब यह सर्विलेंस होता है। एपिडेमियोलॉजी, एपिडेमियोलॉजी स्टडी ऑफ डिजीज कहलाती है। स्टडी ऑफ डिजीज में भी किसके बारे में, डिजीज का डिस्ट्रीब्यूशन, डिजीज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, डिजीज ने किन लोगों को प्रभावित किया है, साथ के साथ डिजीज के डिटर्मिनेंट्स कौन है, इनके बारे में पढ़ना ही क्या कहलाता है, डिटर्मिनेंट। तो आप बताएंगे इसे एपिडेमियोलॉजी कहते हैं। और रिसर्च क्या होता है, रिसर्च भी एक सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक प्रोसेस होती है। यह जो प्रोसेस होती है सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक, यह प्रोसेस किसके लिए होती है, तो आप बताएंगे कि इसके अंदर हम जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है, एग्जिस्टिंग नॉलेज, एग्जिस्टिंग नॉलेज को क्या करते हैं, एग्जिस्टिंग नॉलेज को वैलिडेट किया जाता है, कंफर्म किया जाता है कि सब जो हमारे पास नॉलेज है यह सही है या नहीं है, या फिर क्या करते हैं हम इसमें, और क्या हो सकता है कि सब न्यू नॉलेज को प्राप्त किया जाता है, न्यू नॉलेज भी एक्वायर की जाती है। नए नॉलेज, ज्ञान, नया ज्ञान किससे मिलता है, रिसर्च से ही तो मिलता है। तो रिसर्च अगर था तो उसमें आना चाहिए नॉलेज, उसका उसमें कीवर्ड क्या मिलेगा, नॉलेज मिलेगा, या तो ओल्डर नॉलेज को वेरीफाई करना या न्यू नॉलेज एक्वायर करना। एपिडेमियोलॉजी में डिजीज के डिटर्मिनेंट्स और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ना, और सर्विलेंस के अंदर ऑनगोइंग डेटा कलेक्शन की प्रोसेस। ये प्रश्न आपके सामने अलग रूप से करवाया गया था कि सर्विलेंस मॉनिटरिंग से अलग कैसे है, तो आप बताएंगे मॉनिटरिंग रूटीन होती है, सर्विलेंस ऑनगोइंग एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है। तो ये थोड़ी लैंग्वेज अलग हो सकती है, बाकी प्रश्न जो था लगभग सेम टू सेम था। अगला प्रश्न आपके सामने था कि सब बताइए जी कैरियर की डेफिनेशन क्या होगी। तो जो कैरियर है, आप सभी जानते हैं कैरियर एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसके अंदर साइन और सिम्टम्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, लेकिन ये पोटेंशियल सोर्स ऑफ इन्फेक्शन होता है। ये दूसरे पोटेंशियल सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, यह दूसरे पोटेंशियल सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, यह दूसरे लोगों को क्या कर सकता है, इन्फेक्ट कर सकता है। इसे ही हम कहते हैं कैरियर। अगर कैरियर इंक्यूबेशन पीरियड के दौरान दूसरों को इन्फेक्ट करता है, इसे इंक्यूबेटरी कैरियर कहते हैं। अगर कैरियर जो है यह कन्वालिसेंट फेज के दौरान दूसरे लोगों को इन्फेक्शन दे सकता है, इसे कन्वालिसेंट कैरियर कह सकते हैं। ड्यूरेशन के आधार पर टेम्परेरी कैरियर हो सकता है या क्रोनिक कैरियर हो सकता है। ये प्रश्न करवाया गया था
हेल्दी कैरियर के बारे में, तो केस जो होते हैं, केस में तो साइन सिम्टम्स होते हैं, कैरियर के अंदर साइन सिम्टम्स नहीं होते और दूसरे लोगों के लिए सोर्स ऑफ इंफेक्शन का काम करता है। कैरियर्स जो है एपिडेमियोलॉजिकली ज्यादा डेंजरस होते हैं। मैंने आपको बताया कि सब ये बताया हुआ चीज है और आपको पता होना चाहिए कि एपिडेमियोलॉजिकली जो कैरियर्स होते हैं ये ज्यादा लोगों को इन्फेक्ट कर सकते हैं, ये हिडन होते हैं, इसलिए ये ज्यादा डेंजरस होते हैं बजाय केस के। अगला 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 आपको बताया गया एबीजी ऑफ मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो हमारी 3-4 क्लासें केवल और केवल इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर और हमारे एसिड बेस इम्बैलेंस के ऊपर हुई, और मैंने आपको बताया कि सब नोरसेट का एग्जाम हो और इलेक्ट्रोलाइट और एबीजी ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। तो आपसे एबीजी ऑफ मेटाबॉलिक एसिडोसिस की एबीजी आपको दे दी गई और आपको बताया गया कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस की एबीजी क्या होगी। तो देखिए मैं इसको सारी एबीजी बता देता हूं कि सब मेटाबॉलिक एसिडोसिस, आपसे कहा जाए मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक जब एसिडोसिस है तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे कि सब पीएच देखेंगे। पीएच क्या होगी, अगर एसिडोसिस है तो इसकी पीएच कम होगी, पीएच कितने से कम होगी, तो आप बताएंगे पीएच लेस देन 7.35, कि सब इसकी पीएच 7.35 से कम मिलेगी। दूसरी बात, जब ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस वर्ड कह रहा है तो सेकंड चीज होगी मेटाबॉलिक एसिडोसिस किस वजह से होता है, आप बताएंगे बाइकार्बोनेट आयन जो होते हैं उनका लेवल कम होने से होता है। तो इसमें सेकंड नंबर की चीज क्या होगी, बाइकार्बोनेट आयन भी क्या होंगे, कम हो जाएंगे। और ये बाइकार्बोनेट आयन कितने से कम हो जाएंगे, तो आप बताएंगे लेस देन 22, कि सब लेस देन 22 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से कम हो जाएंगे, तो ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा। तो ये तो हो गई प्राइमरी फाइंडिंग कि सब पीएच भी कम मिलेगी एसिडोसिस में, और मेटाबॉलिक है तो बाइकार्बोनेट आयन 22 से कम मिलेंगे हमें। तीसरी चीज, आपसे कहा जाए कि साहब ये कंपनसेटेड होगा या अनकंपनसेटेड होगा, तो ये भी आप बहुत इजीली बता सकते हो कि सब मेटाबॉलिक एसिडोसिस है तो अगर अगर आपसे कहा जाए कि इसमें पीएससीओ2 का जो लेवल है यह अनकंपनसेटेड होगा, तो ये क्या होगा, नॉर्मल होगा। कि सब अगर पीएससीओ2 35 से 45 के बीच में मिल रही है, नॉर्मल रेंज में है, तो ये क्या किसको बताता है, ये बताता है अनकंपनसेटेड, कि सब कंपनसेशन नहीं हुआ है। और अगर CO2 का जो लेवल है मेटाबॉलिक एसिडोसिस हुआ है तो CO2 का लेवल क्या होना चाहिए, कम हो जाना चाहिए। तो CO2 का लेवल अगर कम हो रहा है तो यह इंडिकेट करता है कि सब यह कौन सा मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, तो आप बताएंगे कंपनसेटेड। तो कुछ इसी तरीके के प्रश्न आपसे करवाए गए। ये प्रश्न करवाया गया मेटाबॉलिक एसिडोसिस में कंपनसेटरी मैकेनिज्म क्या होगी, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस में हमारे जब मेटाबॉलिक कोज की वजह से एसिडोसिस होता है तो लंग्स एक्टिवेट हो जाता है, लंग्स हाइपर वेंटिलेशन करना शुरू कर देता है CO2 को वॉश आउट करने के लिए। तो देखिए हाइपर वेंटिलेशन करता है और यहां पर मेटाबॉलिक एसिडोसिस में पीएच कम, बाइकार्बोनेट कम, और कंपनसेशन जो होगा, तो कंपनसेशन क्या होगा, लंग्स एक्टिवेट हो रहे हैं तो इसे हम कहते हैं रेस्पिरेटरी कंपनसेशन, और हाइपर वेंटिलेशन होगा ताकि CO2 जो है यह बॉडी से वॉश आउट हो जाए और एल्कलोसिस की स्थिति बन जाए। तो कुछ मेटाबॉलिक एसिडोसिस की आपसे एबीजी दी गई, तो आपको बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल प्रश्न था जो कि आपको आना चाहिए था। अगर कई बार कंपनसेटेड की जगह पर वर्ड एग्जामिनर क्या देता है कि अनकंपनसेशन होगा, तो ये एक्यूट स्थिति होती है। ये क्या होती है, एक्यूट स्थिति। देखो मैंने ये भी करवा रखा है एक्यूट और क्रोनिक, कि सब एक्यूट स्थिति के अंदर अनकंपनसेटेड होता है, और जब ये एसिडोसिस या एल्कलोसिस लंबे समय तक चलता है तो ये कंपनसेटेड हो जाता है, ये क्रोनिक स्थिति हो जाती है, इसे हम क्रोनिक कहते हैं। जब क्रोनिक स्थिति होती है तो पीएच लगभग नियर टू नॉर्मल हो जाती है, पीएच कम आपको देखने को मिलेगी। तो ये प्रश्न आपको देखने को मिला। अगला प्रश्न आपके सामने है कि सब अगला प्रश्न आपके सामने है, और अगला प्रश्न है रेस्टलेसनेस विथ सेंसेशन अराउंड माउथ। रेस्टलेसनेस विथ, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता, चाहे आपसे मैं एक और इसके बारे में बता देता हूं कि सब ये हमारे 4 प्रश्न थे कि सब मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अगर आपसे प्रश्न पूछा गया कि सब मेटाबॉलिक एल्कलोसिस का बताओ, तो यह भी आप आराम से बता सकते हो, मैंने इनकी प्रैक्टिस करवाई थी। मेटाबॉलिक एल्कलोसिस में क्या होगा कि सब पीएच बढ़ी हुई मिलेगी, कितने से ज्यादा होगी, तो आप बताएंगे 7.45 से ज्यादा होगी। कितने से ज्यादा होगी, मोर देन 7.45 से ज्यादा आपको देखने को, मोर देन
7.45 से ज्यादा आपको पीएच देखने को मिलेगी। अगर आपसे कहा जाए कि सब एल्क्लोसिस के अंदर और क्या देखने को मिलेगा, तो एल्क्लोसिस, मेटाबॉलिक एल्क्लोसिस का कोज क्या होगा, तो आपको बाइकार्बोनेट लेवल भी, बाइकार्बोनेट के जो आयन है, ये बाइकार्बोनेट के आयन भी ज्यादा देखने को मिलेंगे। और ज्यादा कितने से ज्यादा, तो आप मोर देन 27 28 से ज्यादा आपको देखने को मिलते हैं। 27 हम मान लेते हैं कि सब मोर देन 27 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। 22 से 26 27 तक की नॉर्मल रेंज होती है, बाइकार्बोनेट का लेवल बढ़ गया और पीएच भी बढ़ गई, तो इसे हम कहते हैं मेटाबॉलिक एल्क्लोसिस। और अगर कंपनसेशन होगा या नहीं होगा, यहां पर भी कैसा कंपनसेशन होगा, रेस्पिरेटरी कंपनसेशन होगा। रेस्पिरेटरी कंपनसेशन में क्या होगा, हाइपोवेंटिलेशन हो जाएगा। हाइपोवेंटिलेशन अगर हो गया तो जो PaCO2 का लेवल है, यह PaCO2 का लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और ये मोर देन 45 mm ऑफ Hg से ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। अगर कंपनसेशन हो गया, अगर 45 से ज्यादा मिल रहा है, तो ये क्या है कि सब लंग्स ने कंपनसेशन कर दिया एल्क्लोसिस को, हाइपोवेंटिलेशन करके CO2 बढ़ाएगा। और अगर अगर ये 45 से कम देखने को मिलता है, लेस देन 45 मिली mm ऑफ Hg से कम मिला, तो ये इंडिकेट करता है कि सब ये है अनकंपनसेटेड है। कैसा है, अनकंपनसेटेड मेटाबॉलिक एल्क्लोसिस है। और अगर ये एक्यूट क्रोनिक के बारे में पूछता, तो आप बता देते कि सब ये एक्यूट कंडीशन होगी हमारी। और अगर ये अनकंपनसेटेड है, ये एक्यूट कंडीशन होगी, और 45 से ज्यादा है, ये कंपनसेशन हो गया, तो ये कौन सी कंडीशन है, तो ये है कंडीशन हमारी क्रोनिक कंडीशन। तो ये है आपको मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो चाहे मेटाबॉलिक एल्क्लोसिस हो, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो चाहे रेस्पिरेटरी एल्क्लोसिस हो। बच्चे कह रहे हैं सब रेस्पिरेटरी एसिडोसिस भी था, तो देख लीजिए रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, और मैं इधर लिख देता हूं रेस्पिरेटरी एल्क्लोसिस, ये भी देख लीजिए। रेस्पिरेटरी रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस, रेस्पिरेटरी एल्क्लोसिस, रेस्पिरेटरी एल्क्लोसिस, रेस्पिरेटरी एल्क्लोसिस, रेस्पिरेटरी एल्क्लोसिस। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के अंदर, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के अंदर क्या होगा, तो आप बताएंगे पीएच कम होगी। क्या होगी, पीएच कम हो जाएगी। कितने से कम हो जाएगी, 7.35 से कम हो जाएगी। आपसे कहा जाए रेस्पिरेटरी एल्क्लोसिस में कि सब पीएच बढ़ जाएगी, कितने से बढ़ जाएगी, 7.45 से ज्यादा हो जाएगी। आपसे कहा जाए रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में कोज क्या होगा, रेस्पिरेटरी कोज होगा, तो रेस्पिरेटरी कोज होगा तो PaCO2 का लेवल क्या होगा, बढ़ा हुआ मिलेगा। PaCO2 बढ़ा हुआ होगा, तो PaCO2 बढ़ा, तो इसको हम क्या कहेंगे, कितने से ज्यादा हो जाएगा, तो आप बताएंगे सब 45 mm ऑफ Hg से ज्यादा हो जाएगा रेस्पिरेटरी के अंदर। रेस्पिरेटरी एल्क्लोसिस के अंदर कि सब ये तो रेस्पिरेटरी कोज की वजह से है, तो PaCO2 कम मिलेगा, और कितने से कम मिलेगा, तो आप बताएंगे लेस देन 35 mm ऑफ Hg से कम मिलेगा। तो ये तो हो गई इनकी प्राइमरी फाइंडिंग कि सब रेस्पिरेटरी कोज की वजह से तो पीएच कम और PaCO2 ज्यादा। आपसे कहा जाए कि सब रेस्पिरेटरी एल्क्लोसिस है, तो पीएच 7.45 से ज्यादा, PaCO2 35 से कम, तो ये रेस्पिरेटरी एसिडोसिस एल्क्लोसिस। आपसे कहा जाए कंपनसेशन, कंपनसेशन मेटाबॉलिक कंपनसेशन होगा, किडनी कंपनसेट करेगी। तो यहां पर बाइकार्बोनेट, अगर बाइकार्बोनेट नॉर्मल मिलता है, इसका मतलब कि सब कंपनसेशन नहीं हुआ है। और बाइकार्बोनेट का अगर लेवल बढ़ जाता है, बाइकार्बोनेट का लेवल अगर 28 29 30 के आसपास मिलता है, इसका मतलब क्या है कि सब यहां पर कंपनसेशन, एसिडोसिस को कंपनसेट करने के लिए एल्कलाई बढ़ा दिए किडनी ने, यहां पर कंपनसेशन हो गया है। और अगर आपसे कहा जाए एल्क्लोसिस में, एल्क्लोसिस के अंदर जो है बाइकार्बोनेट का आयल अगर नॉर्मल है, तो सब कंपनसेशन नहीं हुआ है। और एल्क्लोसिस है तो बाइकार्बोनेट क्या होने चाहिए, कि सब रेस्पिरेटरी एल्क्लोसिस है तो बाइकार्बोनेट आयन कम होने चाहिए। बाइकार्बोनेट आयन का अगर कम मिल रहे हैं, किडनी ने बाइकार्बोनेट का क्या कर दिया है, एक्सक्रीट करना शुरू कर दिया है। एल्क्लोसिस हो गया रेस्पिरेटरी, तो किडनी बाइकार्बोनेट को एक्सक्रीट करेगी। तो बाइकार्बोनेट का आयन अगर कम मिल रहे हैं, लेस देन 22 है, तो ये इंडिकेट करता है कि सब यह कंपनसेशन हो गया है। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। तो ये चार
5 प्रश्न थे इस तरीके के। तो आपसे एबीजी एक्यूट रेस्पिरेटरी में, क्रोनिक में, कंपनसेटेड, अनकंपनसेटेड, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए और ये सारी बातों की आपको सेशन करवाए गए। अगला अगला प्रश्न आपके सामने है कि सब रेस्टलेसनेस विद सेंसेशन अराउंड माउथ, कि सब एक पेशेंट है जिसको बेचैनी है और उसको माउथ के अराउंड मतलब पेरी ओरल सेंसेशन है। तो पेरी ओरल सेंसेशन कौन से इलेक्ट्रोलाइट में होते हैं? तो देखिए सोडियम का नाम आते ही आपको जो हमें मेनली जो सिम्टम्स देखने को मिलते हैं वह होते हैं ब्रेन से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? ब्रेन से रिलेटेड होते हैं। पोटेशियम का जो मेजर इफेक्ट होता है वह हार्ट के ऊपर होता है। किसके ऊपर? तो आप बताएंगे हार्ट के ऊपर। तो हार्ट की वजह से रेस्टलेसनेस हो सकती है, लेकिन सेंसेशन अराउंड माउथ वर्ड दे करके ये स्पेसिफिक हो गया और ये हमें देखने को मिलता है किसमें? कैल्शियम की कमी में। तो ये हाइपोकैल्सीमिया के अंदर आप सभी जानते हो कि जब कैल्शियम का लेवल कम हो जाता है, कैल्शियम का लेवल जब कम होगा तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि सब न्यूरोमस्कुलर जंक्शन एक्साइटेड हो जाते हैं। और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जब एक्साइटेड हो जाते हैं तो इसकी वजह से क्या देखने को मिलती है मरीज में? मरीज में होती है एंजाइटी, रेस्टलेसनेस। क्या होती है? तो आप कहेंगे रेस्टलेसनेस। और ये हाइपोकैल्सीमिया के अंदर आपको अर्ली साइन देखने को मिलता है, इसे हम कहते हैं पेरी ओरल टिंगलिंग। एब नॉर्मल सेंसेशन हमें माउथ के चारों तरफ देखने को मिलते हैं, इसे हम कहते हैं पेरी ओरल टिंगलिंग। तो ये हाइपोकैल्सीमिया के अंदर ऐसा होता है। हाइपोकैल्सीमिया में जानते हो जब एडवांस स्थिति हो जाती है तब हमें क्या देखने को मिलता है? तो आप कहेंगे कि साहब हमें ट्रोसाउसाइन देखने को मिलता है, कार्पोपीडल स्पाज्म देखने को मिलता है। तो यह इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा हमारा कैल्शियम। मैग्नीशियम के अंदर भी ऐसा हो सकता है क्योंकि यूजुअली हाइपोकैल्सीमिया एंड हाइपोमैग्नीशियमिया यूजुअली बहुत एसोसिएटेड होते हैं। मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी में लगभग ऐसे ही साइन सिम्टम्स आते हैं, लेकिन मैग्नीशियम इतना स्पेसिफिक नहीं है। ये स्पेसिफिक जो है पेरी ओरल टिंगलिंग, एबनॉर्मल सेंसेशन, ये कैल्शियम में ज्यादा स्पेसिफिक होता है और ये इसका आंसर एग्जैक्ट होना चाहिए कैल्शियम। अगला प्रश्न आपके सामने है कि सब अगला प्रश्न, ये सारे प्रश्न थे जो कि आपको देखने को मिले। एक मेरे को प्रश्न याद आ रहा है कि सब एक प्रश्न आपसे पूछा गया टेलीमानस का। किसका पूछा गया? टेलीमानस का। तो टेलीमानस इसके जो है एप्लीकेशन है, जो प्रोग्राम है, यह हमारा 10 अक्टूबर 2022, 10 अक्टूबर 2022 को, कब? 10 अक्टूबर 2022 को। 10 अक्टूबर को क्या होता है? तो आप बताएंगे मेंटल हेल्थ डे होता है। क्या होता है? मेंटल हेल्थ डे। मेंटल हेल्थ डे। तो जो मानसिक रोगी होते हैं उनके लिए सरकार ने एक टोल फ्री नंबर शुरू किया और इस टोल फ्री नंबर के ऊपर आप सर्विसेज क्या ले सकते हो? काउंसलिंग कर सकते हो और यहां पर क्या कर सकते हो? आप स्पेशलिस्ट की भी सर्विसेज ले सकते हो। तो अगर किसी पेशेंट को एंजाइटी है, अगर किसी व्यक्ति को डिप्रेशन का शिकार है, तो वह टेलीमानस के ऊपर एक टोल फ्री नंबर होता है जिसका नंबर दिया गया होता है 14416। कितना जी? तो आप बताएंगे 14416 एक टोल फ्री नंबर होता है और इस नंबर पर फोन करके आप मेंटल एंजाइटी, जो मेंटल इश्यूज है, उनके लिए काउंसलर से क्या कर सकते हो? सलाह ले सकते हो। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। तो ये सारे प्रश्न हैं और ये सभी प्रश्न हमने एमसीक्यू बैच हो, चाहे हमारे यूट्यूब सेशंस हो, चाहे हमारे दूसरे जो बैचेज चल रहे हैं, ऑफलाइन सेशंस जो चल रहे हैं, उनके अंदर हो, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में करवाए गए हैं। तो यह जो है सेशन, इससे ये पता चलता है कि सब जो Z2F की जो टीम है यह अपना बेस्ट आपको दे रही है, निस्वार्थ भाव से आपको दे रही है। तो आपको इन क्लासेज को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको ये भी पता चले कि वे जहाँ से पढ़ रहे हैं क्या उनके प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, ताकि आपको कंसाइज वे में और एक बहुत अच्छा कंटेंट आपको मिल सके। तो मैं आपके सभी सब्जेक्टों के इस तरीके के सेशन आयोजित किए जाएंगे। तो आप सभी का Z2F से जुड़ने के लिए धन्यवाद और आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। जिनका पेपर बहुत अच्छा गया है वह अपने नोट सेट मेंस के ध्यान में रखते हुए उसकी तैयारी स्टार्ट करें और वह उसकी तैयारी करें। तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।